नमस्कार सभी, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा का नवा भाग लेकर। नीली प्रतीक्षा में थी। मोटर के आने की आहट मिली। नीली ने ऊपर से झांक कर देखा। यामिनी बाबू के साथ दीदी को देखकर जल गई। नीरू उतरकर यामिनी बाबू से स्नेह संभाषण कुछ किए बगैर जीने पर चढ़ने लगी। कुछ द्रुत पद अपने कमरे में आई। घर वालों की बेहयाई, स्वार्थपरता आदि सोचकर हृदय से झुलसती हुई। उसके आते ही नीली सामने आकर खड़ी हो गई और बड़े धीमे और विश्वस्त स्वर से कहा, दीदी, कुमार बाबू की माँ कहती थी तुम्हारी दीदी का पत्र हमें मिला है, पर जब तक तुम्हारी दीदी हमसे न मिलेंगी हम जल ग्रहण न करेंगे और मुझे ये बात किसी दूसरे से कहने को मना किया है। नीरू ने स्नेह की दृष्टि से बहन को देखा, फिर वैसे ही धीमे स्वर में कहा, नीलू, तू अभी मुझे वहाँ से ले चल, वे जरूर रात को फिर भोजन न करेंगी। नीली प्रसन्न होकर उछल पड़ी। पूछा, कोई पूछेगा तो क्या कहूँगी? कहना दीदी अमीनाबाद कुछ सामान खरीदने गई थी। नीरू पुनः पुलकित होने लगी। आनंद की बाढ़ आती है। बार बार मन कहने लगा, अवश्य कोई शुभ संवाद है। भीतर से श्रद्धा ने कहा, ये धर्म की माँ है, इनके स्नेह की तुलना नहीं हो सकती। ये पत्र से सब कुछ समझ गई हैं। नीरू ने अपनी साड़ी की ओर देखा। घृणा हो गई। इसका यामिनी के वस्त्रों से स्पर्श हुआ है, इससे उस गृह में प्रवेश नहीं हो सकता। दासी को नहीं बुलाया। नीली से रोज की पहनने वाली सादी साड़ी ले आने के लिए कहा। स्वयं स्नानागार चली गई। नहाकर कुछ कपड़े वहीं छोड़ दिए। वस्त्र बदलकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना की, अब कभी ऐसे दूषित संग में न फंसना पड़े। हृदय में एक अपूर्व साहस आया, जो साहस लेकर वह कुमार के घर एक दिन गई थी। वह फिर मिला। अब उसे संसार में किसी का भय नहीं। भय वाला पहला स्वरूप सोचकर उसे हंसी आती है। वह कैसी यंत्र की तरह बन जाती थी। इसी समय एकाएक दासी सामने आकर खड़ी हुई। नहाने के कमरे में जो कपड़े छोड़ आई हूँ ले लेना। दासी प्रसन्न होकर चली गई। मन में सोचती हुई कि आज जमाई बाबू के साथ टहलने गई थी, उसकी खुशी है। नीरू नीली को लेकर बाहर चली। निसंकोच सीधे कुमार के मकान के सामने आकर खड़ी हुई। नीली ने आवाज़ दी। दरवाज़ा ढकेल कर देखा, खुला था। बिजली जल रही थी। नीरू नीली को आगे कर भीतर गई। सावित्री देवी भोजन पकाकर दाल छौंकने के लिए घी गर्म कर रही थी। एक तरफ मलिकवा की माँ बैठी थी। रामचंद्र भीतर पढ़ रहा था। नीली की आवाज़ से सावित्री देवी समझ गई कि अब के नीली अकेली न होगी। तब तक दोनों बिल्कुल पास आ गईं। चलो बैठो, मैं अभी आई, कहकर सावित्री देवी घी के नीचे और आँच करने के लिए फूंकने लगी। नीली दीदी को उसी कमरे में ले आई। साथ मलिकवा की माँ भी आई। रामचंद्र ने पढ़ते हुए आवाज़ न सुनी थी। नीरू को देखकर खड़ा हो गया। नीरू ने सस्नेह रामचंद्र की ठोड़ी पकड़कर हिला दी। पढ़ रहे हैं, और उसी पलंग पर बैठ गई। नीरू को जैसा सुन चुकी थी, नीली भी सावित्री देवी को माँ कहकर पुकारती थी। रसोई के पास जाकर कहा, माँ, दीदी तुम्हें खिलाने के लिए आई हैं। सावित्री देवी हंसी। कहा, हाँ, पर ये तो बताओ कि तुम्हारी दीदी आज ही मुझे खिलाएंगी या हमेशा? नीली आसे समझ गई। बिना कुछ कहे जैसे वह हृदय से छोटी हुई जा रही थी, ऐसा सोचकर अप्रतिभ कंठ से बोली, हमेशा। ये कंठ जैसे नीली का नहीं, किसी सत्य का हो। नीरू सुन रही थी। हृदय भर गया। अपने हृदय की शक्ति से हृदय को बांधने लगी। सावित्री देवी रसोई से बाहर निकली। नीरू को देखकर उसकी प्रसन्न मुख छवि से ऐसी प्रसन्न हुई कि जैसे उसकी समस्त साधना आनंद बनकर भर गई हो। प्यार से नीरू की ठोड़ी उठाए बलाए ली। पीठ और कंधे पर हाथ फेरती रही। नीरू पालतू चिड़िया की तरह बैठी रही। सावित्री देवी एकटक देखती रही। उनके सोचे हुए भावों का कहीं से भी विरोध न था। बंगला में बुलाकर नीरू को दूसरे कमरे में ले गई। हाथ में चिट्ठी देखकर नीरू ने आंखें झुका ली। बंगला में ही सावित्री देवी ने कहा, माँ से हृदय का भाव कहीं इस तरह छिपाया जाता है?
इससे तुम्हें कितना कष्ट हुआ। मैं तो गांव में नीली की बात से ही समझ चुकी थी। फिर तुमसे मिलकर और यहीं एक जगह तुम्हें और कुमार को देखकर समझी थी। कहो तो यह पानी की बूंद है या तुम्हारा आंसू। आप माँ हैं, आपकी दृष्टि में भ्रम न था। आपने ठीक देखा और ठीक समझा। नीरू नत दृष्टि सरल गंभीर कंठ से बोली, तो इस संबंध में मैं तुम्हें ही अपने संचालन का भार लेना होगा। तभी तुम सफल होगी। मैं तुम्हारी केवल अनुकूलता कर सकती हूँ। सावित्री देवी बिल्कुल माँ की तरह बोली, मैं ऐसा ही करूँगी। कमल के संबंध में मुझे भ्रम न हुआ होता तो उसी रोज मैं उसका आभास दे गई होती। सावित्री देवी समझकर मुस्कुराकर बोली, फिर भी तुमने बहुत कुछ आभास दिया। जाओ, कुमार की कुछ किताबें वहाँ हैं, कोई ले लो और पलंग पर लेटकर आराम से पढ़ो। तब तक मैं कुछ और भोजन बना लूँ। मुँह जुठार जाओ, कुमार भी तब तक आ जाएंगे, तुम्हें छोड़ आएगा। उससे निश्चय भी कर लेना। संबत की सूचना के तौर पर नीरू धीरे धीरे कमरे के बाहर निकली। उसी तरह पसंद की एक किताब लेकर देखने लगी। सावित्री देवी ने चूल्हा जलाया। थोड़ी देर में कुमार के साथ कमल भी आई। कमल को देखते ही प्रसन्न सावित्री ने कहा, आज हमारे बड़े भाग्य। अच्छा, नीरू को देखकर कमल ने कहा, इसीलिए लेकिन हमारे भी भाग्य क्यों न जगे माँ। बाहर निकल कर कहा। सावित्री देवी आगे दृष्टि से देखने लगी। देखकर बोली, यानी इनके पीछे हमें भी गर्मा गर्म भोजन क्यों न मिले। सावित्री देवी लजा गई। कमल कहती गई, यद्यपि बहू अपनी अधिक है और उसकी थाली में घी के अधिक पड़ने की संभावना है। मकान का सारा वायुमंडल और हो गया। चारों ओर जैसे तीव्र बाणों का स्पंदन हो चला। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कमल भीतर गई और नीरू की बगल में उसी पलंग पर बैठती हुई कुमार से बोली, आप तो जानते होंगे, कहा है उपायेन ही यक्षक्यम न तक्षक्यम पराक्रमः का क्या कनक सूत्रेण कृष्ण सर्पोनि पातिता। नीरू मुस्कुराकर बोली, यानी तुम काकी हो। मैं काकी हूँ, नानी हूँ। काले सांप को कैसा खिलाती हूँ देखो, बल्कि कहना चाहिए तुम्हारी इस वैवाहिक विचित्रता में कैसे फिनिशिंग टच देती हूँ देखो। नीरू जानती थी इससे ज़्यादा बातें करने पर जगह जगह नीचा देखने की यथेष्ट संभावना है, इसलिए चुप हो गई। कुमार अखबार उलट रहा था। मलिकवा की माँ 2 मंजिले के आंगन पर पान लगा रही थी। कमल कहती गई, पीएचडी महोदय को डॉक्टर की सीसी न बनाई मैंने तो नाम क्या। फिर नीली की तरफ निगाह गई। कहा, उस मकान में अगर कोई समझदार है तो सिर्फ नीली। नीली सीधी होकर बैठी। कमल कहती गई, दुनिया के गुप्त कार्य जितने ऐसी उम्र में होते हैं उतने किसी उम्र में नहीं। इस उम्र के कार्य में रोचकता काफ़ी रहती है। करने वाले को भी आनंद मिलता है और देखने वालों को भी। नीली के लिए मुझे पूरा विश्वास है, इस कार्य में नीली दक्षता दिखा सकती है। डॉक्टर यामिनी को डॉक्टर की सीसी बना देगी। नीली खुश होकर हंसी। अच्छा नीली, दबने की कोई बात नहीं। तेरी दीदी जब की है तब विवाह भी जरूर होगा। तू ये बता कि अपनी दीदी की योगी तू किसे समझती है, यामिनी बाबू को या कुमार बाबू को। कुमार बाबू को। इम्तहान देती हुई जैसे उच्छ्वसित होकर नीली बोली, ठीक कहा तूने, मेरी भी यही राय है। अच्छा ये बता कि इस काम में अगर पूरी मदद की ज़रूरत तुझी से हो तो पूरी कर सकती है या नहीं। कर सकती हूँ। नीली बिल्कुल तनकर बोली, अच्छा भेद खोलने के लिए अगर तेरे घर वाले तुझे कमरे में बंद कर भेद लगाना शुरू करें तो तू कितने भेद सह सकती है। 50। शाबाश, तू अवश्य काम कर सकती है। फिर नीरू से कहा, नीरू तुम्हें काफ़ी कड़ा होना होगा। ये राहु ग्रास और टेढ़ा पड़े दूर ना होगा। तुम्हारा सेन रोड वाला बंगला खाली है ना। हाँ है शायद। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम वह खाली है। यामिनी बाबू के चले जाने पर उसे सजवा लेना और नीली को लेकर उसी में आकर रहना। जब विवाह के 4 रोज रह जाएं, कहकर नीरू का हाथ पकड़कर उठी। जीना पार कर छत पर ले चलने के लिए चली। नीरू चली। छत पर पहुंचकर नीरू ने कहा, अब तुम नाबालिग तो नहीं हो, सब कुछ समझती हो। तुम्हारे मामा वगैरह कैसे हैं इसका तुम्हें परिचय मिल चुका, और भी अच्छी तरह परिचय पा लोगी। जरा इसे भी देखो।
कहकर जेब से आई हुई चिट्ठी निकाल कर दी और दिया सलाई जलाकर कहा, पढ़ो। नीरू पढ़ने लगी। पढ़कर गुस्से से तमतमा उठी। समझी? तुम तो तुम जो कुछ भी हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी आंखों में जितना अंधकार था सब कटता जा रहा है। तुम जो भी कहो मैं करने को तैयार हूँ। मेरी आंखों से जितना अंधकार था सब कटता जा रहा है। मैं अच्छी तरह अब तुम्हारी पहली और अब तक की बातों का मतलब समझ रही हूँ। हाँ, वहाँ जाकर तुम अपने मामा को ऐसा पत्र लिखो जिसमें बात तो स्पष्ट ना हो, पर यह साफ साफ तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम उनकी चालबाजियों को जानती हो और तुम्हें उनकी मदद की जरा भी परवाह नहीं। मदद तो वही चाहते हैं और चाहेंगे, क्योंकि ये मदद तुम्हारे पास है और तुम दे सकती हो अगर चाहो। लिख देना कि बंगले में ऊपर कोई ना आ सकेंगे और जब बुलाओ विवाह के ठीक पहले तभी वे लोग वहाँ आ जाएं। भोजन पान का कुल प्रबंध कराएं। वर यात्रियों को खिलाए पिलाएं जो उनका काम है। घर की स्त्रियां भी नीचे ही रहेंगी। तुम इच्छानुसार नीचे उतरकर उनसे मिल लोगी। इस तरह तुम्हें अपनी लघुता के ज्ञान से दुख होने पर भी वे विशेष बुरा ना मानेंगे। पहले तो यही समझेंगे ये पाठ यामिनी का पढ़ाया है। साथ साथ ये भी ख्याल करेंगे कि विवाह हो जाने पर पहले वाले पराए और बाद वाले अपने होते हैं। नीरू कुछ जल्दी कर गई। यह भी लिख देना कि तुम्हारी बाबा की इच्छा थी तुम्हारा हिंदुस्तानी ढंग से विवाह हो, इसलिए तुम उनकी इच्छा पूरा करना चाहती हो। विवाह में एक योग्य हिंदुस्तानी पंडित को तुमने आमंत्रित कर दिया है। कुछ संदेह लोगों को हो सकता है, पर जब तुम सशरीर मौजूद हो तब वह केवल संदेह ही रहेगा, उनमें उसकी जड़ जम नहीं सकती। फिर नीरू ने अपने प्लान की सारी बातें कही। नीरू बहुत खुश हुई। तुम में मौलिकता, चिंताशीलता अवश्य है। कमल की संवर्धना की। भोजन तैयार हो चुका था। पतले पड़ गई। रामचंद्र ऊपर बुलाने के लिए गया। कमल ने बालक को पकड़कर पूछा, इन्हें तुम क्या कहते हो? दीदी, ये ठीक नहीं। गंभीर होकर बोली, भौजी कहा करो। हाँ, तो अभी ब्याह कहाँ हुआ? रामचंद्र हंसी न रोक सका। यामिनी बाबू दूसरे दिन चलते समय नीरू से विदा होने गए तो नीरू ने कहा, मेरी इच्छा है मेरा विवाह मामा के घर से नहीं, मेरे घर से हो। इस समय सेन रोड वाला मेरा बंगला खाली है, बारात वहीं आए। आप मामा से कह दीजिए आपकी भी यही राय है। मैं इधर बहुत मिलना जुलना नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर सबका विवाह होता है, मेरा भी हो रहा है। स्त्रियों के मजाक के तीर ऊपर से सहने पड़ते हैं। हाँ, भोजन पान, रोशनी, बाजे, नाच गाने में जो खर्च है वह मामा के हाथ रहेगा। यामिनी बाबू गंभीर होकर सहमत हुए और विदा होते समय सारी बातें मामा को समझा दी। उनके चले जाने पर कमल ने बड़ा काम किया। प्रोफेसर दुबे को समझाया, जबकि क्रिश्चियन रहने में अब विशेष आर्थिक फायदे वाली बात नहीं रह गई और हिंदू होने में एक फ़ायदा नज़र आता, तब घर भर फिर हिंदू क्यों न बन जाए। अगर हिंदुओं में शुद्ध करने की ताकत नहीं तो आर्य समाजियों और हिंदुओं में उतना फर्क नहीं जितना हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन यहूदी में है। प्रोफेसर दुबे को जितनी तरह के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक लाभ हो सकते थे, एक एक कर कमल ने सब समझाए। प्रोफेसर दुबे मान गए। कमल को धन्यवाद दिया। कमल पिता के साथ अच्छे अच्छे वकील, बैरिस्टर, सरकारी अफसर, यहाँ तक कि शहर कोतवाल से भी मिली और सबको वहाँ आमंत्रित किया। फिर छपा निमंत्रण भेजवाया। यद्यपि नीरू अपने बंगले में रहती थी, फिर भी बंगला विवाह के लिए किराए पर उठाया जा रहा है, ऐसी लिखा पड़ी हुई। सब तरफ से कमल ने पूरा ध्यान रखा। थोड़े समय में पूरी सफलता प्राप्त कर ली। धीरे धीरे विवाह का समय निकट हो आया। कमल ने नीरू के बंगले में 24 घंटे पहरे के लिए 8 गोरखा सिपाही रख दिए। एक पहरा गेट पर लगाया। एक 2 मंजिले के जीने पर। देखते देखते विवाह वाली सुहावनी शाम हो गई। एक साथ बिजली के रंगीन बल्ब तरह तरह के आकार से सजाए जल उठे, जैसे आकाश, सहस्त्रों पृथ्वी, लता, गुल्म सब विवाह देखने के लिए आमंत्रित हों। सामने बड़ा सामियाना तना, चारों ओर कायदे से कुर्सियां रखी हुई, एक और कीमती मखमली गद्दीदार बड़ी कुर्सी। चुने हुए आमंत्रित एक एक करके आते हुए सब पूरी अभ्यर्थना के साथ कुर्सियों पर बैठाए जाने लगे। तरह तरह की खुशबू से हवा मत्त हो उठी। प्रसिद्ध नर्तकी का गाना होता हुआ रास्ते से एक छोर से दूसरे छोर तक मोटरों का तांता लग गया। शाम होने के कुछ बाद
बरयात्री भी आ गए। उनके लिए एक और की कुर्सियां निश्चित हुईं। सब बैठे। यामिनी बाबू की अंग्रेजी ढंग की बंगाली सज्जा देखने लायक थी। सभा में पूरा सन्नाटा था, यद्यपि इधर उधर तरह तरह का शोरगुल हो रहा था। एक दूसरी ओर आमंत्रितों को समय पर जल्द भोजन करा लेने का इंतजाम हो रहा था। योगेश बाबू इसी तरह मनोनिवेश किए हुए थे। कतार की कतार कुर्सियां पड़ी हुई, मेजें सटी हुई। पाचक गण पटुता से प्रस्तुत कि क्षण मात्र में यंत्र से जैसे काम करने लगे। नियमानुसार घर की स्त्रियों को विवाह के दिन शाम से कुछ पहले आना था। जो मामा के घर की महिलाएं थीं, उनके नाम की एक एक छपी सूचना नीचे एक एक कमरे में थी। उनके स्वागत का भार कमल पर था। जीन पर पहरा कोई ऊपर नहीं जा सकता। उसके साथ उसकी परिचित आई हुई सखी रह सकती थी। अन्य महिलाओं के लिए अलग अलग कमरों का प्रबंध, एक साथ 3-4 के रहने का। महिलाओं के निमंत्रण की सूची कमल के हाथ में थी। ये प्रबंध देख प्राचीनाओं ने सोचा ये नया फैशन है। नीरू ने, ममान वालियों ने सोचा ये यामिनी बाबू की उपज है। नवीनाओं ने सोचा ये आदर्श है, ऐसा ही होना चाहिए। इससे औरतों का एक साथ गड्ढ-बड्ढ भेड़ा दसान नहीं होता। नियत समय पर आमंत्रित महिलाओं के आने पर नीरू विवाह के लिए साज से सजी हुई, मस्तक पर चंदन मुक्त केश, रक्तबास आभरणों से झलमलाती हुई नीली को लिए हुए ऊपर से नीचे उतरी। एक एक करके वह सबके कमरे में गई। पूज्य महिलाओं को प्रणाम किया। सबने प्रसन्न दृष्टि से नीचे से ऊपर तक उसे देखा, आशीर्वाद दिया। उसके ममान वाली कुछ नाराज हुई क्योंकि अपने हाथों से उसे सजा नहीं पाई। एक ने व्यंग भी किया, अगर विवाह हिंदुस्तानी ढंग से होगा तो ये बंगला सज्जा फिर किस लिए? हिंदुस्तानी ढंग से विवाह होने की बात है, पहनावे की नहीं। थोड़े में उत्तर देकर नीरू निवृत्त हो गई, फिर वहाँ से दूसरी ओर चली। इस प्रकार सबसे मिलकर नीली के साथ ऊपर चली गई। अब रात के 10 का समय हुआ। सबको जिवाने का प्रबंध होने लगा। अंदर हिंदुस्तानी पंडित जी बड़ा पग्गा बांधे एक ओर बनाए हुए मंडप में आ विराजे। साथ साथ प्रजाजन, उनके सहायक कमल मुस्तैदी से उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती हुई महिलाओं को विवाह देखने का आमंत्रण फिर गया। सब मंडप में आकर एकत्र होने लगी। पंडित जी का अद्भुत वेश देखकर एक दूसरे को धीरे से धकेल धकेल कर मुस्कराने लगी। शिक्षित पंडित जी की गंभीरता में फर्क न पड़ा। उन्होंने स्वरचित संस्कृत भाषा में वर और अब कुंठनवती वधू को ले आने की आज्ञा दी। वर डॉक्टर यामिनी बाबू शिष्टापूर्वक आकर अपने आसन पर विराजमान हुए। यद्यपि उस हिंदुस्तानी असभ्य वेश वाले पंडित के प्रति उन्हें हृदय से घृणा थी। कमल अब गुंठनवती वधू को लेने के लिए 2 मंजिले पर गई। वधू तैयार थी। आज्ञा के अनुसार उसे लेकर कमल मंडप में आई। महिलाएं आनंदपूर्वक उलध्वनि करने लगी। पंडित जी ने कर्मकांड शुरू किया। शिक्षित वर्ग की रुचि का जैसा रूप उनके सामने पहले रखा गया था, तदनुसार विवाह को संक्षेप में ही समाप्त किया। 1 घंटे के अंदर अंदर अब तक आमंत्रित सज्जन भोजन कर चुके और शहर वाले मंडप में आकर विवाह देखकर प्रसन्न होकर हर्षध्वनि कर गए। विवाह हो गया। कुछ लोकाचार हुआ। ये बंगाल की फूल सैया वाली प्रथा है। कमल वधू को लेकर चली और यामिनी बाबू को अनुसरण करने के लिए कहा। महिलाओं से कहा कि कुछ देर बाद अब ये वे सब ऊपर चलने की कृपा करें। वधू को लेकर कमल ऊपर आई। पीछे पीछे यामिनी बाबू जा रहे थे। देखा ऊपर भी एक वेदी है और एक ब्राह्मण आसन पर बैठा हुआ है। ब्राह्मण ने बंगला भाषा में यामिनी बाबू से कहा, ये आपकी मातृ वेदिका है, इसे भूमिष्ठ होकर प्रणाम कीजिए। यामिनी बाबू ने इसे भी कर्मकांड की एक धारा समझा। भक्तिपूर्वक भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। कमल बहू को कमरे में ले गई। पीछे से यामिनी बाबू भी गए। कोमल सुगंध युक्त फूलों की सैया पर बहू को बैठा दिया। यामिनी बाबू से सुखपूर्वक रात्रि यापन के लिए कहकर बाहर निकल द्वार पर साकर चढ़ा दी। नीली बाहर थी। महिलाओं को बुला लाने के लिए भेज दिया। आप कहीं बिजली के प्रकाश में बीच के हाल के बिछे फर्श पर बैठ गईं। सिपाही ने जीने का रास्ता छोड़ दिया। महिलाओं का दल देखते देखते एकत्र हो गया। इसी समय यामिनी बाबू ने द्वार भड़बड़ाया, पर वह बंद था। वे भीतर से चिल्लाए, मेरे साथ विश्वासघात किया गया, खोल दो द्वार, चुप रहो मूर्ख। कमल उत्तेजित होकर बंगला में बोली,
पुलिस के आदमी अभी यहाँ से नहीं गए, तुम स्वयं समझो तुम्हारे साथ न्याय हुआ या अन्याय। यामिनी बाबू चुप हो गए। महिलाओं में कोलाहल उठा। सबने कहा, क्या बात है, क्या बात है, कहकर कमल को घेर लिया। कुछ देर तक कमल चुप रही। फिर मिस दुबे की अवस्था का विचार कर सबसे कह देना ही उचित समझा। यद्यपि उसने देर तक सांगोपांग ये प्रसंग महिलाओं को सुनाकर कहा, फिर भी यहाँ संक्षेप में उसकी समाप्ति की जाएगी, जो किसी के लिए समझने की कसर कदापि नहीं रहेगी। कमल ने कहा, डॉक्टर यामिनी को जैसे विलायत की हवा लगी, तदनुकूल अपनी जोड़ी की तलाश करने लगे। मिस दुबे साथ पढ़ती थीं, बीए की छात्रा हैं, कोई गवादी लड़की नहीं। लखनऊ आकर एक दिन डॉक्टर यामिनी ने इन्हें कहीं देख लिया। फिर अनेक दिन इनके यहाँ इनके पिता के पास गए, एक साथ उठे बैठे। इनके पिता प्रोफेसर दुबे किसी कारण से क्रिश्चियन हो गए थे। डॉक्टर यामिनी पहले उनसे अपने धर्म परिवर्तन के संबंध में सलाह देते रहे, उनके साथ चर्च भी जाया करते थे। प्रोफेसर दुबे को मालूम हो गया कि डॉक्टर यामिनी उनकी कन्या को प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उदारता दिखलाई। उनसे कहा, आप चाहे सिविल मैरिज कर सकते हैं। डॉक्टर यामिनी अविवाहित थे और चूंकि हर तरह अपना प्यार जता चुके थे, अपना धर्म छोड़ने को तैयार थे, इसलिए दूसरी तरफ से प्यार पाना कुछ अस्वाभाविक या अनुचित न था। कुमारी दुबे भी इन्हें प्यार करने लगी। क्रिश्चियन समाज में कुछ अधिक आज़ादी है। दोनों एक साथ आधी रात तक टहलते फिरते मिलते जुलते रहे। विवाह से पहले दोनों का चारित्रिक पतन भी हुआ, जिसका परिणाम सिफिलिस गनेरिया के रूप में यामिनी बाबू ने न होकर गर्भ रूप में मिस दुबे में हुआ। ये गर्भ अभी बहुत छोटा है, पर शंका के कारण बहुत बड़ा। कुछ दिनों बाद यामिनी बाबू की नीरू से विवाह की बातचीत हुई। इधर कुछ अधिक फायदा था। आर्थिक रूप से नए प्रेम से भी अधिक फायदा हो सकता है या नहीं, इसका ज्ञान आप लोगों को मुझसे अधिक हो सकता है। खैर, इन्होंने उधर जाना बंद कर दिया। मिस दुबे को घबराहट हुई। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी। मैंने बाबा से पूछा, फिर उनकी सलाह से काम करती रही। प्रोफेसर दुबे को फिर धर्म परिवर्तन की सलाह दी, क्योंकि अदालत में बदनामी होती, खर्चा भी होता। प्रोफेसर दुबे ने वैसा ही किया। अब वही दोनों वर और वधू के रूप में उस कमरे में हैं, जिसके लिए डॉक्टर यामिनी का कहना है उनके साथ धोखा किया गया। महिलाएं प्रसन्न हो गईं। ये बहुत अच्छा हुआ। चारों ओर से संतोष ध्वनि गूंजने लगी। कमल उत्तेजित थी, पर समय आने पर अपना मनोभाव दब गई। कहा, आज नीरू का भी विवाह यहाँ हुआ। ऊपर वह पहले अपने घर वालों की इच्छा से चल रही थी, पर बाद को सब हाल मालूम कर अपनी अनुवर्तिता की। खुद सोच समझ कर योग्य वर चुना। वह लंदन का डिलिट है। महिलाओं में वर और वधुओं को देखने का मधुर गुंजन फैल चला। कमल ने नीरू के कक्ष का द्वार खोला। नीरू और कुमार अलग अलग दो कुर्सियों पर बैठे थे। एक और फूलों की सेज बिछी थी। महिलाओं को देखकर नीरू उठकर खड़ी हो गई। कुमार ने बैठे बैठे प्रणाम किया। महिलाएं देखकर प्रसन्न हो गईं। फिर मिस दुबे के कमरे में गईं। यामिनी बाबू कुर्सी पर बैठे थे। मिस दुबे, जिनका नाम सुशीला है, पलंग पर। सुशीला को देखकर महिलाएं आपस में कहने लगी, बर का कुछ दिमाग खराब है क्या। सुशीला अप्रसन्न थी, चुपचाप बैठी रही। महिलाएं चली गईं। अंत में कमल ने अंग्रेजी में कहा, यामिनी बाबू, इस शुभ मुहूर्त के लिए धन्यवाद। रुक्ष स्वर में यामिनी बाबू ने कहा, धन्यवाद। गांव में भी खबर फैल गई। बड़ा सन्नाटा छाया। लोग बहुत डरे। आखिर मुखर्जी के दरवाजे बैठक हुई। सबने सलाह ली। मुखिया ने कहा, पागल हो, राजा से कोई बैर करता है। अब ये दिन नहीं है। लखनऊ में कितने बिलैतियाँ हैं, उनके हाथ का पानी क्या बंद है। तो ये था आज का कथानक। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास निरुपमा का अंतिम भाग। ये उपन्यास आपको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। ये उपन्यास 9 भागों में है। आज इसका अंतिम भाग था। सुनिएगा पूरा। ये आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।